हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भवेश शर्मा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के नोट्स, जो कि बनाए हैं कृताक्षी भारद्वाज ने। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे ए टू जेड जितनी भी एक्सटर्नल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। टाइम पास तो होता रहेगा। Define a system and explain characteristics एंड कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। हमें क्या करना है, एक सिस्टम डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है उसकी करेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या एक कंपोनेंट होते हैं सिस्टम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम विद सुटेबल एग्जांपल। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स बताने हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले वाले पे आते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज एन इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। एक सिस्टम क्या है? सिस्टम में यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर्स के बारे में। तो सिस्टम में कंप्यूटर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है? ये एक इंटर रिलेटेड इंटरेक्टिव कंपोनेंट लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपस में सारे जुड़े हुए हैं, है ना। तो उन सब से मिला हुआ एक कंपोनेंट है जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टम, जो कि सारे ही काम क्या कर रहे हैं, कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम कर रहे हैं। नाउ ए सिस्टम हैज फ्लोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है, इंटरेक्शन करता है, इंटरडिपेंडेंस है और इंटीग्रेशन है और गोल ओरिएंटेड है। ए सिस्टम हैज ए प्रॉपर स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट लाइक एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, एक यूपीएस होगा पावर सप्लाई के लिए, है ना। तो हर एक चीज़ का एक अपना अपना रोल है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन मैनर के अंदर काम करिए। इंटरेक्शन के अंदर क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। कीबोर्ड माउस बहुत अलग चीजें हैं, मॉनिटर बहुत अलग चीज है ना। सीपीयू बहुत अलग चीज है, पर वो आपस में सारे मिलके काम कर रहे हैं। ईच पार्ट ऑफ ए सिस्टम डिपेंड ऑन अदर पार्ट फॉर प्रॉपरली फंक्शनिंग। लाइक मॉनिटर है, अगर मैंने मॉनिटर के ऊपर मैंने सीपीयू ऑन कर दिया, मॉनिटर ऑन कर दिया, बट अगर मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा तो मेरे सिस्टम का क्या मतलब है? राइट। ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं ये सारे लोग, और गोल ओरिएंटेड। एवरी सिस्टम वर्क टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है अभी इस पूरी पीडीएफ को तुम्हें समराइज करके समझाना, इस पूरी पीडीएफ को खत्म करना, ये मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए मैं किसकी चीज का यूज कर रहा हूँ? मैं मेरे माउस का, मैं मेरे कीबोर्ड का, मैं मेरे लैपटॉप का, मैं मेरे मॉनिटर का यूज कर रहा हूँ। राइट। कंपोनेंट क्या है इस सिस्टम्स के? सिस्टम के यहाँ पे कंपोनेंट दे रखे हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे है कंट्रोल, देन इनपुट के अंदर हमारे पास कीबोर्ड आ गए, माउस आ गए, और आउटपुट के अंदर हमारे पास स्पीकर आ गए और मॉनिटर आ गए। प्रोसेसर के अंदर हमारे पास सीपीयू आ गया। और फीडबैक, यहाँ पे एक चीज है। फीडबैक क्या है कि कोई भी चीज वर्क नहीं करती है या करती है तो किस हिसाब से करे, तो वो हम फीडबैक ले पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा इन्वायरमेंट हो गया। नाउ सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक कुछ सिस्टम फिजिकल हो सकते हैं। ए फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेंजेबल कंपोनेंट। टेंजेबल वो चीज होती है जिनको हम छू सकते हैं, नॉन टेंजेबल वो चीज जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक मॉनिटर के अंदर की स्क्रीन। हम अंदर क्या है, मैं इस पीडीएफ को टच फील नहीं कर सकता। टेंजेबल वो चीजें होती हैं जिसको मैं टच और फील कर सकता हूँ। दैट कैन बी सीन एंड टच्ड लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना। ये 6th 7th क्लास के अंदर आता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल आइटम। तुमने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो मैं बताऊँ। लाइक कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट, आइडियाज और मॉडल्स। यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट, आइडिया और मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। वो कोई एक्चुअल सिस्टम नहीं है, जैसे कि मैथमेटिकल मॉडल, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि इनको हम टच और फील नहीं कर सकते। एक होता है ओपन सिस्टम। एंड ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी सिस्टम। यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है वो पर्सन के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका खुद का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो अंदर ही अंदर काम करते हैं, जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब तुम 4 5 भी लिखाओगे वो भी बहुत रहता है, पर यहाँ पे दो और इन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, इनको हम अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है।
डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी इंफॉर्मेशन का किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर? पहला क्वेश्चन ये कहता है। दूसरा कहता है डिफाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले डिफाइन क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और फिर उसके कंपोनेंट बताने। डिफाइन के फिर थर्ड के अंदर क्या आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। डिफाइन करना है डाटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा होते हैं रो फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 बच्चों का डाटा है जो कि नमोक्ता नोट से आया हुआ है। उनका मेरे पास नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, सारी चीज है। दिस इज द डाटा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकता हूँ मैं? अब मैं इस इंफॉर्मेशन ऐसे निकाल सकता हूँ कि मान लो कोई बच्चा है जिसने 10 बार मैथ्स के नोट्स डाउनलोड किए हैं, मैथ्स के 5th सेमेस्टर में। तो मेरे को पता उसका मैथ्स वीक है। सिंपल बात है, अगर वो 10 बार नोट्स डाउनलोड कर रहा है तो अगर मान लो कोई बच्चा है वो 50 बार नोट्स डाउनलोड कर रहा है सिर्फ मैथ्स के, तो वो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि इस बच्चे की मैथ वीक है, इसको मैथ्स के नोट्स चाहिए। तो क्या मैं उसको कोई ट्यूशन क्लासेस ऑफर कर सकता हूँ? ये होगी इन्फॉर्मेशन। Information is a process or organized data that is meaningful and useful। मैंने नवोक्ता नोट्स का डाटा निकाला और मेरे को पता चला कि इस बच्चे ने इस सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के ज़्यादा नोट्स डाउनलोड किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस बच्चे को उस सेमेस्टर के ही नोट्स या फिर ट्यूशन पिच करूँगा कि आप ये ट्यूशन या ये कोर्स आप ले लो। है ना? तो ये होगी हमारी इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिसीजन मेकिंग में कैसे कामयाब है, कैसे इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो समझते हैं। बात को समझना। कोई भी पर्सन है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हें मैथ क्लासेस चाहिए, है ना? तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, बेटर प्लानिंग करूंगा, है ना, ताकि मैं तुम्हें वो कोर्स भेज पाऊँ। मैं सिर्फ नोक्ता नोट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, रिड्यूस करूंगा अनसर्टेनिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन हेल्प रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग। मैं रिस्क को गिराऊंगा। 100 बच्चे थे, अगर मैं 100 के 100 बच्चों के ऊपर टारगेट करूंगा कि तेरे को मैथ की ट्यूशन दे दूं, तेरे को भी दे दूं, तेरे को भी, तो 90% तो मेरे को मना कर देंगे ना। तो वो मना करने का रिस्क या गाली खाने का रिस्क मैं खत्म कर दूंगा। मैं उन 10 बच्चों को टारगेट करूंगा जो ज्यादा मैथ के नोट डाउनलोड करते हैं, है ना? इम्प्रूव्ड कंट्रोल, ताकि हमें पता चल सके कि किस बच्चे पे हमें कितना कंट्रोल रखना है, कौन सा बच्चा है जो ज़्यादा नोट्स डिमांड कर रहा है ना? फास्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है और इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ना यहाँ पे भी किसी सेल्स का ही एग्जांपल दे रखा है, बट हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था, डिफाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएस बोल रहे हैं। एन आई एस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज ए सिस्टम दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ एक्स कैलिड्रो, ताकि तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता पाऊँ। राइट, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है, मैंने पहले ही कुछ क्लासेस ली हैं उनका कुछ समझा रखा है। तो यहाँ पे मैं 100% जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले समझते हैं क्या क्या यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ यहाँ लिखा हुआ है कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। राइट, सबसे पहले क्या है, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट। समझते हैं। कलेक्ट क्या किया हमने, समझो। कलेक्ट किया कि नवोक्ता नोट्स के अंदर कितने लोगों का डाटा कलेक्ट होगा, वो हो गया कलेक्ट। उसको मैंने प्रोसेस किया, कितने लोगों को मैथ के ट्यूशन चाहिए। उसके बाद मैंने उन 10 लोगों का डाटा फिर स्टोर करना, उनको मॉनिटर करना चालू किया। फिर उनको मैंने यहाँ पे मैथ ट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई ये रही मैथ ट्यूशन। समझ लो, इसे बोल रहे हैं हम आई एस, इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ कंपोनेंट क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर? ये सारे कंपोनेंट हैं। इनका मैं डायरेक्ट लेता हूँ भैया स्क्रीनशॉट, है ना? तो मैं सिलेक्शन को करता हूँ कम। ये एक्चुअली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। तो ये मत सोचने लगना कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ जाके मैंने स्क्रीनशॉट को लगा दिया। तो ऑल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, मैं हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
ये देखो, ऑल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले डाटा हमें चाहिए, हमें हार्डवेयर चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हमें लोग भी चाहिए जहाँ से हमारा डाटा कलेक्ट होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में काम करते हैं, डाटा और पीपल आपस में काम करते हैं, और एक प्रोसीजर चाहिए जिसके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद थर्ड हमारा पार्ट टीपीसी, एमआईएस और सीएसएस, आई थिंक या डीएसएस, सॉरी डीएसएस, इन कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास टीपीएस। टीपीएस क्या है? टीपीएस रिकॉर्ड एंड प्रोसेस रूटीन डेली ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई बिलिंग सिस्टम है, कोई पेरोल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो कि मेरी 100 पर्सन की कोई एक कंपनी है, मेरे पास 100 पर्सन है कंपनी के अंदर, और मेरा क्या चाहिए, उनका डेली का कुछ अमाउंट बैठता है। फॉर एग्जांपल 100 में से रेगुलर 90 लोग आ रहे हैं, रैंडम 90 लोग आ रहे हैं। पहले आए 1 से 90 लोग, है ना। सेकंड डे आए 30 से लेके 100 तक आए लोग, ठीक है। उसके बाद आए, उसके बाद वाले लोग, उसके बाद आए क्या नाम है, 10 से लेके 45 तक लोग आए। उसके बाद आए हमारे पास 5 से लेके 15 तक लोग आए। तो इन सब का क्या होगा, जहाँ से जितने लोग आ रहे हैं उन सब का मैंने जो डेली सैलरी निकाल रखा है वो 450 रुपये उनका पर डे का सैलरी है, ठीक है। तो 450 रुपये पर डे की उनकी सैलरी है। तो जो पर्सन जिस भी डे आ रहा है, मान लो कि पर्सन 57 आया था 6th डे, तो मेरे को उसकी डेली सैलरी कैलकुलेट करनी है। डेली क्या करनी है? सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास टीपीएस है। टीपीएस क्या करता है? ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। टीपीएस क्या करता है? रिकॉर्ड करता है और प्रोसेस करता है रूटीन डेली ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भाई 57th पर्सन का सिक्स्थ डे सिक्स्थ डे की डेली सैलरी कितनी है ना। 6 डे की सैलरी कितनी है? सिक्स, मैं यहाँ पे डेली की जगह डेली देता हूँ। 6 डे सैलरी कितनी है? वो है 450 रुपीज, है ना। पर 450 रुपीज नहीं है यहाँ पे, 450 मल्टीप्लाई बाय 6th डे है उसका ऑर्गेनाइजेशन में, तो 450 मल्टीप्लाई 6। तो इस चीज को प्रोसेस करने का काम किसका है? ये है टीपीएस का। किसका काम है? टीपीएस का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। सेकंड पे आते हैं एमआईएस। एमआईएस क्या करता है? प्रोवाइड करता है समराइज रिपोर्ट टू द मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये तो था डेली रूटीन के लिए, ये क्या था भैया? डेली रूटीन के लिए। इसको यहाँ जाते हैं और इसका जो कलर फिल है, मैं एक बार पहले से कलर फिल को जो है बैकग्राउंड कर दूं, या बेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं एमआईटी। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एमआईटी। तो एमआईटी को यहाँ पे कवर करते हैं। एमआईटी क्या है? बहुत ही इजी चीज है एमआईटी। देखो यहाँ पे हम पर पर्सन का डाटा निकाल रहे थे टीपीएस के अंदर, है ना। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ टीपीएस, इसके ऊपर लिख देते हैं टीपीएस। टीपीएस में हम क्या कर रहे थे? डेली डाटा निकाल रहे थे हम, डेली डाटा। अब एमआईटी के अंदर क्या होगा? एमआईटी के अंदर मंथली बेसिस पे डाटा निकलेगा। क्या निकलेगा? मंथली बेसिस पे डाटा निकलेगा। मंथली बेसिस पे डाटा निकलेगा, और किसको मिलेगा? ये मिलेगा मैनेजर को। ये मिलेगा मैनेजर को, ताकि वो देख पाए कि क्योंकि तुम्हें पर डे की सैलरी नहीं मिलती, तुम्हें पर मंथ की सैलरी मिलती है, राइट। तुम्हें मंथली बेसिस पे हायर किया जाता है, किसी भी कंपनी में किया जाता है, पर डे के बेसिस पे हायर किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है। तो एमआईटी क्या कह रहा है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो समराइज रिपोर्ट देता है मैनेजर को, ताकि वो अच्छे से प्लान और कंट्रोल कर सके चीजें को। यानी कि मंथली सैलरी रिपोर्ट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि एक पर्सन मान लो महीने में 22 दिन आया था, ठीक है। उसकी पर डे की जो सैलरी है वो 450 रुपये हमने कैलकुलेट की, है ना। तो 22 दिन आया था वो, यहाँ पे 22 डेज आया था। तो हम सिंपल से कैलकुलेशन लगाते हैं, 22 मल्टीप्लाई 450, विच इज अराउंड 9,900 रुपये, ठीक है। तो 9,900 रुपये 57th आईडी को, ई आई डी को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 9,990 रुपये, है ना। 9,900 रुपये, सॉरी 9,900 रुपये। ऐसे 58th वाले पर्सन को देंगे जिसकी 58 ई आई डी होगी,
है ना, उसको भी कुछ पैसे दे रहे होंगे हम, मान लो उसको दे रहे हैं 11,000 रुपये। ऐसे ऐसे करके सोन बहुत सारे हम डाटा यहाँ पे दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, है ना। लास्ट में एक समरी निकल के आती है, एक रिपोर्ट निकल के आती है कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से जो टोटल पैसा जा रहा है वो जा रहा है 5 लाख रुपीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, है ना। 5 लाख रुपीज हमारी पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं एज एन सैलरी बेसिस, जो हमारे को सैलरी देनी है पर मंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, टू फंक्शन ऑफ एमआईएस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दो फंक्शन होते हैं एमआईएस के अंदर। पहला होता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, दूसरा होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे दोनों ही लिखे हुए थे ऊपर वाली डेफिनेशन में। एमआईएस क्या करता है, एमआईएस का बेसिक मतलब क्या है समझते हैं सबसे पहले। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और टीपीएस का, टीपीएस का बताओ मेरे को, अभी मैंने बताया था ट्रांजैक्शन, ऊपर आ जाएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस के दो टाइप है। एमआईएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर टू हेल्प बेटर डिसीजन मेकिंग। अब भाई मान लो कि मेरे को क्या करना है, सैलरी आज देनी है ना। आज है मान लो 31st है, और मेरे को मान लो कल 1 मई को, है ना, 1 मई को मेरे को सैलरी देनी थी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज 31 अप्रैल है, 31 अप्रैल है। ठीक है, तो अब मेरे को एक सिंपल सी चीज समझाओ, है ना, तुम भी समझना मैं भी समझूंगा, साथ समझेंगे इस चीज को। ST आएगा, सॉरी, 31 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक सिंपल चीज समझते हैं। अगर मान लो कि मेरे को रिपोर्ट ही अगर 10th of May को मिल रही है, 10th of May को ही मेरे को सैलरी की रिपोर्ट मिल रही है, तो मैं डिसीजन लेने में 11th of May तो करूंगा ना, 11th of May तो करूंगा ही ना, सिंपल सी चीज है। जब मेरे को सैलरी कब मतलब मेरे को रिपोर्ट कब मिल रही है कि भाई सैलरी इतनी बैठ रही है ऑर्गेनाइजेशन की, 5 लाख रुपए हमें देने हैं, वो रिपोर्ट ही मेरे को 10 मई को मिली है, तो मैं तो पैसे 11 मई को ही तो दूंगा। तो रिपोर्ट ही मेरे को 10 मई को मिली है। अगर यही रिपोर्ट मेरे को 31 अप्रैल को मिल जाती तो मैं 1 मई को सैलरी रिलीज कर देता। मेरे को टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई 5 लाख रुपए देने हैं। कभी 5 लाख की जगह तुम 5.5 लाख कर दो, 5.5 लाख कर दो, तो 50,000 रुपए कहाँ गए, वो मेरा लॉस है ना। तो प्लानिंग और कंट्रोल में क्या आता है, हेल्प टू मैनेजर इन प्लानिंग बिजनेस एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, की हमने किस मंथ में कितनी सेल करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मई, यहाँ लिखा हुआ है जून, यहाँ लिखा हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। तो किस मंथ में मैंने कितनी सेल करी है, भाई मई के अंदर मेरी इतनी सेल थी, जून में इतनी हुई, जुलाई में गिर गई, अगस्त में उठी, सितंबर में बिल्कुल लो हुई। तो मेरे को एक एक्यूरेट पाथ चाहिए, मेरे को एक एक्यूरेट पाथ चाहिए, एक रिपोर्ट चाहिए जिसके थ्रू मैं प्लान कर सकूं, है ना, कि भाई मई में इतनी सेल हुई थी, उसके बाद इतनी हुई थी, उसके बाद इतनी हुई थी, तो मेरी पीक जो हुई थी सितंबर में गई थी, पर लो भी सबसे ज्यादा सितंबर में गई है। तो पिटफॉल्स क्या है, पिटफॉल्स होती हैं मतलब क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। पिटफॉल क्या है एमआईएस की, पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग कैन मेक एमआईएस इज इनएफिशिएंट। अगर प्लानिंग नहीं है तो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेकार है। पुअर डाटा क्वालिटी, अगर डाटा ही गलत डाला है तो भी आपका एमआईएस बेकार है। कॉस्टिंग बहुत हाई जाती है क्योंकि एमआईएस सॉफ्टवेयर बहुत महंगे आते हैं। मतलब मैंने एक एमआईएस सॉफ्टवेयर देखा था जिसकी जो मंथली कॉस्ट थी वो $3,000 थी। $3,000 इंडियन रुपीज में 2,87,000, 87,000 रुपीज उसकी मंथली कॉस्ट थी, है ना। तो लैक ऑफ यूजर इन्वॉल्वमेंट, अगर यूजर ही नहीं होंगे, सिस्टम में नोट मीट यूजर नीड्स, यूजर को उसका कोई मतलब नहीं है ना। रेजिडेंट्स और टू चेंज, एम्प्लॉय में नोट एक्सेप्ट द न्यू सिस्टम, ये जो एमआईएस वाला है इसको एम्प्लॉय एक्सेप्ट करे या नहीं करे। सिक्योरिटी इशू है, रिस्क ऑफ डाटा मिसयूज एंड डाटा लॉस, ये भी हो सकता है एमआईएस के अंदर। तो ये सारे इसके पिटफॉल्स हैं। नाउ डीएसएस, डीएसएस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डीएसएस होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डीएसएस हेल्प मैनेजर्स इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग यूजिंग एनालिसिस टूल। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे जो सेल्स है वो जुलाई के एंड में और अगस्त के अंदर सेल इंक्रीज होगी,
मेरे को क्या पता है, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मेरे को पता है कि मेरी जो सेल है, वो मेरे को इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि भाई मेरी सेल जून के अंदर एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगी। उसके बाद से वो डाउन होना चालू हो जाएगी। वो मिड ऑफ जून की बात हो रही है। तो मैं कुछ ऐसा अगर कर दूं, मैं बाय एनी चांस कुछ ऐसा कर दूं कि ये डाउन की जगह मैं कुछ भी करके इसको अप कर दूं, तो कुछ भी करके अप कर दूं या स्टेबल रख दूं। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, कि या तो मैं जून के अंदर इस ग्राफ को नीचे ना जाने दूं, मैं उसको क्या करूं, ऐसे कर दूं, बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दूं, या फिर मैं थोड़ा सा इसकी ग्रोथ की तरफ फोकस करूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझाने के अंदर इजी रहेगा, तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ले ली है, और अब मैं यहाँ से डॉटेड लाइन खींचता हूँ। देखो, एक तो ये होगी डॉटेड लाइन, है ना। उसके बाद एक आ जाता है डॉटेड लाइन ये, कि भाई या तो मैं इसको यहाँ तक पहुँचाने का ट्राई करूँ, या मैं इसको यहाँ तक पहुँचाने का ट्राई करूँ, या तो मैं इस सेल्स को स्टेबल रखूँ, या मैं इसको ऊपर ले जाऊँ। इसको गिराऊं नहीं मैं, जून के मिड में। ये है जून का मिड, ये है जून का मिड, ठीक है। ये है जून का मिड, जून के मिड को यहाँ कर देते हैं, डन है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो जो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, क्या पता वो 5.5 लाख का हो जाए, या 5 लाख 7,000 57,000 रुपए का हो जाए, कुछ भी एक रैंडम नंबर आ सकता है, क्योंकि मैंने मेरी सेल्स को बचा लिया है। तो यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के अंदर सक्षम हूँ, डीएसएस का यूज करके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज करके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या होता है? एसडीएलसी बहुत ही इजी चीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। और इसके फेजेस को एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, और उसके बाद बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है एसडीएलसी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर कब बना, और रियल यूजर आने तक का जो सफर है, ये जो बीच का एरिया है, ये सारा कुछ कहलाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। Is a structured process user for developing information system and systematic for organization manner. It define the step involving the designing, developing, यानी कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, क्या बनेगा उसको डेवलप करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको मेंटेन करना है, जब रियल यूजर आ जाएंगे, और फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम। फेजेस क्या होते हैं? फेजेस बहुत इजी हैं। प्लान करोगे कि भाई बनाना क्या है, पहले उसको प्लान करते हैं, फिर उसके सिस्टम एनालिसिस करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ये इसकी हमारे पास एक छोटी-सी लिस्ट है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, है ना? ये एक छोटा-सा डायग्राम है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और एसडीएलसी के अंदर यहाँ आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के यहाँ पे 6 फेजेज़ हैं, कहीं-कहीं 6 हैं, कहीं-कहीं 7 है, बहुत ईज़ी स्टेप है। यहाँ पे एक फेज़ मिस है, विच इज आई थिंक सिस्टम डिजाइन यहाँ पे मिस होगा, हाँ। सिस्टम डिजाइन यहाँ पे मिस है, या सिस्टम एनालिसिस यहाँ पे मिस है, ना एनालिसिस है, डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, विच इज लाइक कोडिंग पार्ट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एक बार लिखा हुआ और कोडिंग एक बार लिखा है, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ही किया, तो वो टोटल 6 ही बैठ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीएलसी क्या है? Importance of SDLC है provide a systematic approach for the software development, ensure better quality software, reduce development risk, improve project management and control, ठीक है। नाउ अब इसने पूछा है कि भाई इन मॉडल्स को एक्सप्लेन करो, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, और स्पाइरल क्या होता है। ध्यान समझते हैं इन सारे मॉडल्स को। सबसे पहले आ जाता है वाटरफॉल मॉडल पे। झरना देखा है कभी? पानी का झरना, पानी का झरना हमेशा ऊपर से बहता है, ठीक है। मैं थोड़ा-सा ढंग से बना देता हूँ। यहाँ से बहता है वो, और नीचे की तरफ बहता है। इज़ दैट करेक्ट? पानी का झरना ऊपर से बहता है और नीचे की तरफ बहता है। सेम है हमारा वाटरफॉल मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? मान लो तुम्हें
एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है, स्कूल की वेबसाइट बनानी है, स्कूल वेबसाइट बनानी है हमें। स्कूल वेबसाइट बनानी है तो मैंने उसका क्या करा, सबसे पहले प्रोटोटाइप बना दिया, यानी कि एक बेसिक से दिखने वाली सिर्फ फ्रंट एंड मैंने यहाँ पे बना के डिप्लॉय कर दिया, फ्रंट एंड बना दिया, देख भाई ऐसी ऐसी दिखेगी, है ना। मैंने फ्रंट एंड बना के डिप्लॉय कर दिया किसका, स्कूल वेबसाइट का। जब मैंने फ्रंट एंड बना के डन कर दिया, रख दिया कि ले भाई ये फ्रंट एंड ऐसे ऐसे दिखेगी, है ना, तो उसके बाद यहाँ पे अब मेरी बात सुनना, अभी फ्रंट एंड बना है, अभी रियल वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रही है, ऊपर ऊपर से दिख रही है वेबसाइट, वेबसाइट, है ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रही है, कोई रियल वेबसाइट अभी नहीं बनी है। तो ये पूरा बेसिक मतलब होता है प्रोटोटाइप का, कि हम कोई रियल अभी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम सिर्फ तुम्हें ऊपर ऊपर से तुम्हारे रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक मॉडल बना रहे हैं। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल बाइंडिंग देखी है, ऐसे छल्ले से में घूमती है वो, ऐसे 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 स्पाइरल बाइंड होती है। तो ऐसे जो गोल 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 घूमना है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, स्पाइरल मॉडल के अंदर हम 4 फेज में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे 4 फेज के अंदर चीज़ों को डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, इन चारों फेज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि 4 फेज़ क्या हैं। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, जो कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, जो कि यूज़ होता है डेवलपमेंट में। उसके अलग-अलग फेज़ होते हैं। ईच फेज़ मस्ट कंप्लीट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज़ बिगिन। यानी कि ये जो पानी का झरना है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कुछ कर दें कि भाई पानी का झरना नीचे आया, अच्छा, अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ओह भाई यहाँ कुछ दिक्कत है, वापस से ऊपर चलो, ऐसा तो होगा नहीं। पानी का झरना एक बार बह गया तो वो बहता ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जा सकता। सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर पानी बह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी आ रहा है, या हम कोई चीज़ बना चुके हैं, तो हम उसको वापस से चेंज नहीं करेंगे, ये वाटरफॉल मॉडल का रूल होता है। एक बार बन गया, पानी बह गया, तो अब वो ऊपर वापस से नहीं जाएगा, यानी कि एक स्टेप तभी कंप्लीट माना जाएगा, जो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए, तो ऊपर वापस से नहीं जा सकते। ठीक है, फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या है, मैं यहाँ से इसको लेते हैं, एक इसका छोटा सा कैप्चर करते हैं, और यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल के पास आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये है वाटरफॉल मॉडल, वही सारी सेम चीज़ हैं, रिक्वायरमेंट है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, डन है। अब आ जाते हैं प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप पे आ जाते हैं, इसके एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहता है, पहले इसको यहाँ से हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैप्चर करते हैं, इसको यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। चलो, ये क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट को समझो पहले क्या है, उसके बाद डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन बना के उसका प्रोटोटाइप बनाओ, प्रोटोटाइप के बाद कस्टमर के पास जाओ कि हाँ भाई ठीक है, कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है, कि ऐसे ऐसे चेंज करो, तो वो चेंज होता है, फिर उसका डिज़ाइन बनता है, उसका प्रोटोटाइप बनता है, कस्टमर से पूछता है ठीक है, नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है, ऐसे 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 गोल गोल घूमता रहता है। जब कस्टमर ने कह दी हाँ भाई अब ये ठीक है, क्लाइंट अप्रूवल पे जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडवांटेज लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, मैंने तुम्हें बता दी ऑलरेडी, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम खुद से कर लोगे। ये रहा स्पाइरल मॉडल, इसके 4 टाइप है, तो चारों टाइप का जो है मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट उठाता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ बता दिया था कि स्पाइरल के 4 टाइप हैं, तो चारों टाइप को मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पाइरल के। अब आ जाते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव हम पता करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनवा रहे हैं ये सारी चीज़ें, फिर हम रिस्क को मैनेज करेंगे, थर्ड हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, फिर इसको इवेल्युएट कर देंगे। ये 4 जो है स्पाइरल मॉडल के फेजेस होते हैं। Now, define system analysis and explain major activity and attribute system analysis. Explain system design and explain its objective. Explain the role of responsibility of system analyst. Differentiate between system analysis and system design. 4 क्वेश्चन ऐसे भरे भरे आ गए भाई, कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल गए क्या पढ़ गए, समझाएंगे। सिस्टम डिफाइन सिस्टम एनालिसिस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं सिस्टम एनालिसिस होता क्या है। पहली लाइन है डिफाइन सिस्टम एनालिसिस, है ना, दिख रहा है, इसको हम समझते हैं। सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम।
इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब मान लो हमारे पास कोई ऑलरेडी चीज बनी हुई है, क्या बना हुआ है हमारे देश दुनिया में जिसके अंदर कोई कमी है। कमी तो हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम मेरे को यहाँ पे चार कमी दिखती हैं, चार प्रॉब्लम्स हैं, चार प्रॉब्लम्स है। क्या क्या है? प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, जॉब नहीं है ना, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क बहुत है। किस चीज़ का रिस्क है भाई? नहीं, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है, ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस। ये चार मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम दिखते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम एनालिसिस मैंने कर ली। एजुकेशन सिस्टम नाम से एक सिस्टम था, उसका मैंने एनालिसिस किया, मैंने यहाँ पे चार प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल ली। डिटरमाइन रिक्वायरमेंट एंड पर्पस इम्प्रूव इन न्यू सिस्टम। अब मैं इन चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके एक नया सिस्टम बना देता हूँ। उस नए सिस्टम को मैं क्या करूँगा देखना भी। मैंने एक नया सिस्टम यहाँ पे बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया NEP, विच इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अंदर मैंने क्या कहा कि ये चारों जो चीजें हैं, इन चारों चीजों को मैं सही कर दूंगा। और ये जो चारों चीजें हैं, चारों प्रॉब्लम है, अब ये चारों चीजें इसकी एडवांटेज बन गई हैं। इसे मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरी चीज को मैं एक बक्से में बंद करता हूँ सबसे पहले। और इस बक्से को मैं यहाँ से पूरे को उठा लेता हूँ, है ना। पूरे बक्से को उठाते हैं, उठा लें। ये लो जी, पूरे बक्से को उठा लिया और इसको साइड में ले आता हूँ। साइड में लाके इसके ऊपर मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड दे दो मेरे को। या मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ, इसके ऊपर मैंने लिख दिया सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस, इसको मैं बोल रहा हूँ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है जी। तो फिर भाई सिस्टम एनालिसिस समझ आ गया। मेजर एक्टिविटी क्या होती है? मेजर एक्टिविटी मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है टेक्निकली फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली द एनालिस्ट डिटरमाइन वेदर द प्रपोज सिस्टम इज फिजिबल और नॉट। एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। क्या हम प्रैक्टिकल लर्निंग दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते? क्या हम जॉब्स दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते? क्या हम स्किल्स को डेवलप कर भी सकते हैं बच्चों की, या नहीं कर सकते? क्या ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? ये सारी चीजें हम इन तीन बेसिक चीजों पे इंक्लूड करते हैं। क्या कोई ऐसा टेक्निकली चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकल लर्निंग का? हाँ है भाई, है। जॉब्स की टेक्निकल चीज अभी नहीं पता, स्किल हाँ है। टेक्निकल चीज ओल्ड सिलेबस नहीं पता। इकोनॉमिक, क्या इनमें पैसा कितना लगेगा? क्या ये चारों पैसे के मामले में सही है कि इसमें ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस में बनाने में पैसा ज्यादा लगेगा? अरे नहीं लगेगा। स्किल डेवलपमेंट में हाँ लग जाएगा, प्रैक्टिकल लर्निंग में हाँ लग जाएगा। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, क्या ये प्रैक्टिकली जो पॉसिबल करवा रहे हैं लोग, जो टीचर्स हैं, जो नए टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, टीचर्स हैं, या उनका मैं नाम दे सकता हूँ कुछ और, टीचर्स हैं या फिर और भी जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को, उन सारे बच्चों को मैं क्या करूँगा, मैं क्या चीज़ समझाऊंगा? क्या ये सारी चीज़ें ऑपरेशनली पॉसिबल हैं? क्या वो सारे लोग अप डाउन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें काम कर सकते हैं? वो क्या ऑपरेशनल स्टडीज में। फिर आता है सिस्टम मॉडलिंग में। द एनालिस्ट क्रिएट मॉडल लाइक DFD और ER डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिस्टम। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, ऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। नाउ एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड सिस्टम एनालिसिस, ये सारे गुड सिस्टम्स हैं, इनकी चीजें करनी है। सिस्टम डिजाइन क्या होता है? सिस्टम डिजाइन इज प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट एंड इंटरफेस ऑफ डाटा ऑफ ए सिस्टम दैट स्पेसिफाइज दैट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। सिस्टम डिजाइन क्या होता है? सिस्टम डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं? देखो सिस्टम डिजाइन बहुत इजी चीज है, मैं तुम्हें 5 सेकंड में समझा दूँ सिस्टम डिजाइन क्या है। स्टार्ट करें? 5 सेकंड बोल रहे हो ना गुरु, 5 सेकंड में समझाओ। तो देखो सिस्टम डिजाइन, अच्छा 5 सेकंड हो गए तो लिखने तो दो भाई। सिस्टम डिजाइन जो है वो क्या होता है? कोई भी एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही होंगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, है ना। क्या क्या उसका क्या क्या इसमें पेजेस बनेंगे, लाइक होम पेज बनेगा, अबाउट पेज बनेगा, है ना, कॉन्टेक्टस पेज बनेगा, और सर्विस पेज बनेगा, है ना, कोर्सेज का एक पेज बनेगा,
है ना। तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे पेज बन रहे हैं, वो सारे सिस्टम डिजाइन में काउंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सिस्टम डिजाइन के अंदर? एफिशिएंट सिस्टम स्ट्रक्चर बनाना, यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाना, हाई परफॉर्मेंस दे पाए, फ्लेक्सिबल हो पाए, सिक्योरिटी उसमें हाई हो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट। एक सिस्टम एनालिस्ट जो ये सारी चीजें करता है, सिस्टम डिजाइन बनाता है, सिस्टम एनालिसिस करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यूजर की रिक्वायरमेंट को समझना, सिस्टम की प्लान करना, सिस्टम को डिजाइन करना, कोऑर्डिनेशन करना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना और सिस्टम की टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना। तो सिस्टम एनालिसिस ये है और सिस्टम डिजाइन हमारे पास ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफाइन फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन क्या होता है और लॉजिकल डिजाइन क्या होता है, इसको समझते हैं। फिजिकल डिजाइन क्या होता है? पहले लॉजिकल पे आ जाते हैं। लॉजिकल डिजाइन डिस्क्राइब द conceptual स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। इट इज फोकस ऑन व्हाट द सिस्टम शुड डू विदाउट कंसिडरेशन द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने यहाँ पे कुछ भी थ्योरेटिकल में लिख दिया, लिख दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, या मैंने लिख दिया भाई बॉम्ब बॉम्ब ऐसे बनता है। दो तार लेनी होती हैं, दो वायर, सम आरडीएक्स, और कहीं से पावर सप्लाई दे देंगे और आरडीएक्स पे जोर से हिट करेंगे। आरडीएक्स प्रेशर क्रिएट करेगा, बूम ब्लास्ट हो जाएगा। ये जितनी भी चीज थी जो मैंने अभी तुम्हें बताई, ये सारी चीजें थ्योरी हैं। सारी चीजें क्या हैं? थ्योरी हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? वेयर इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? तो ऊपर वाले जितने भी मैंने तुम्हें जो थ्योरी में चीजें बताई, वो सारी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लॉजिकल डिजाइन। जितने भी टेररिस्ट हैं सबसे पहले वो लॉजिकल डिजाइन करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या? लॉजिकल डिजाइन के बाद क्या आता है? फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन के अंदर भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिसके अंदर एक्चुअली बॉम्ब बन रहा होता है। तो फिजिकल डिजाइन क्या होता है? फिजिकल डिजाइन यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। इट फोकस हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या क्या यूज लगेगा इसमें, है ना। तो लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। नाउ इनपुट डिजाइन क्या है? इनपुट डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेथड फॉर एंटरिंग डाटा इनटू द सिस्टम। इनपुट डिजाइन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, ये मान लो एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर मैं इनपुट कैसे कैसे दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ कीबोर्ड का यूज करके, माउस का यूज करके, जॉयस्टिक का यूज करके, जॉयस्टिक लाइट पेन का यूज करके, इन सब के सारे में जो है इनपुट दे सकता हूँ। तो इनपुट डिजाइन के अंदर हम एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं, कैसा डिजाइनिंग मॉडल बनाते हैं, जहाँ से हमें समझ आता है कि भाई डाटा कहाँ कहाँ से आ रहा होगा। ठीक है। टाइप ऑफ आउटपुट्स का आउटपुट डिजाइन क्या होता है? आउटपुट डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सिस्टम आउटपुट सच एज रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और स्क्रीन। कहाँ कहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर और यूजफुल फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक प्रिंट रिपोर्ट हो रही है, स्क्रीन हो रहे हैं, ग्राफिक रिपोर्ट हो रही हैं, ये सारी चीजें आती है हमारे पास आउटपुट डिजाइन में। गाइडलाइंस ऑफ इनपुट डिजाइन। गाइडलाइंस क्या होती है भाई? सिंपल एंड क्लियर इनपुट फॉर्म होना चाहिए, मिनिमाइज ऑफ नंबर इनपुट फील्ड होनी चाहिए, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द यूजर होनी चाहिए। आउटपुट डिजाइन की क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे लिख रखी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज बेसिकली एक्सप्लेन फाइल डिजाइन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइल कैसे डिजाइन होती है भाई, है ना। प्रोसेस डिजाइन को, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस डिजाइन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब थर्ड आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाटाबेस डिजाइन। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइल डिजाइन के बारे में बात करते हैं। फाइल डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन फाइल्स सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस एंड प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। मान लो ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, इसके अंदर सबसे पहले जो फाइल स्टोर हो रही है वो ए नाम वालों की हो रही है, जिनका भी ए नाम से स्टार्ट है फाइल। फाइल का फर्स्ट वर्ड जिनका ई नाम से स्टार्ट है वो फर्स्ट में आ रहा है, फिर बी की आ रही है, फिर सी की आ रही है, फिर डी की आ रही है, फिर ई की आ रही है, फिर एफ की आ रही है, जी एच, ऐसे ऐसे जो स्टोर हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, उसे फाइल डिजाइन कह रहे हैं। फाइल का कोई स्ट्रक्चर होगा कि भाई फोल्डर में हो रही है, कैसे कैसे स्टोर हो रही है, रिकॉर्ड कैसे होगा, डाटा स्टोर के मेथड्स होते हैं। प्रोसेस डिजाइन रेफर टू द डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ हाउ सिस्टम
process will operate. It describes input required by the process, processing steps और output generated, क्या क्या output आया. Now the third, database design is the process of structuring and organizing data including डिफाइंड टेबल रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें. यानी कि अगर मैं डाटा को डाटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ तो डाटाबेस में स्टोर करवाने के बाद मेरे पास कुछ टेबल्स होती हैं. टेबल्स क्या होती हैं? रोज और कॉलम से मिलके बनी होती हैं. ठीक है. और दो टेबल के रिलेशन को, एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करना है तो मैं फॉरेन की का यूज कर सकता हूँ या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ टेबल रिलेशन, है ना. आगे आ जाते हैं. डाटाबेस डिजाइन के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनता है, लॉजिकल डिजाइन बनता है, फिर फिजिकल डिजाइन बनता है. नाउ प्रॉपर डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन essential for efficient system operation. Importance क्या है? Improve data accessibility, reduce data redundancy यानी कि repeat नहीं होगा डाटा, ensure data consistency, enhance system performance, facilitate better decision making. नाउ प्रोटोटाइपिंग को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं प्रोटोटाइपिंग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके टाइप्स मैं यहाँ पे बता दूंगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन. एक्सप्लेन प्रिंसिपल यूजर इंटरफेस डिजाइन. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूजर इंटरफेस डिजाइन. एंड प्रोटोटाइप के टाइप बताने हैं. एग्जाम्पल प्रोटोटाइपिंग के एडवांटेज और लिमिटेशन बताने हैं. यूजर इंटरफेस डिजाइन यानी कि यूआई डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. मैंने एक डिजाइन बनाया जिसके अंदर मैंने एक वेबसाइट बनाई कि भाई देख वेबसाइट दिखेगी कैसे, वेबसाइट दिखेगी कैसे. इसके अंदर होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, दिस पेज होंगे, उनको मैं यूआई डिजाइन की कैटेगरी में डाल दूँ. ठीक है. The main goal of the user design is to make simple, efficient, and user-friendly. Example: the screen of the ATM machine or online banking is called the user interface. तो उसको पहले बनाया गया होगा किसी UI डिजाइन के अंदर. Now, principle of user design के अंदर simplicity होनी चाहिए, consistency होनी चाहिए, feedback होनी चाहिए, error की prevention होनी चाहिए, user control होना चाहिए. सेकंड पे आते हैं, इफेक्टिव यूजर इंटरफेस शुड बी easy to learn, easy to use, reduce user error, provide clear instruction, improve user satisfaction. प्रोटोटाइपिंग के बारे में तुम्हें पता है. इसके टाइप्स पे आ जाता हूँ. थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग. द प्रोटोटाइप इज डेवलप ओनली टू अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट एंड लेटर डिस्कार्ड. बेसिकली ये एक, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ये है मान लो वेबसाइट, मैंने तुम्हें दिखाई और मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट समझ ली, भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैंने प्रोटोटाइप को फेंक दिया, मैंने उसको यूज भी नहीं किया. इसके बाद आता है एव्यूलेशनरी प्रोटोटाइप. इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोटाइप इज कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड अंटिल बिकम द फाइनल स्टेज. अब मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने तुमसे रिक्वायरमेंट ली, तुमने कहा हाँ हाँ ये तो ठीक है, इसमें ये ऐड कर दो, तो मैंने इसके अंदर वो चीज ऐड कर दी, हो गया सेकंड टाइप ऑफ प्रोटोटाइप. एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्प टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई क्लियरली, improve user involvement, detect error early और reduce development risk. लिमिटेशन क्या है? डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्रीज. भाई बार बार प्रोटोटाइप चेंज करोगे तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा. यूजर में थिंक द प्रोटोटाइप इज अ फाइनल सिस्टम. कई बार यूजर सोच लेते हैं भाई ये फाइनल है तो चेंजेस नहीं बताते. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल. भाई कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल की इंपॉर्टेंस बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंस है. ग्रुप डायनेमिक इन ए सिस्टम डेवलपमेंट. एक्सप्लेन करने हैं ये सारी चीजें. इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट एनालिसिस. नाउ communication and presentation skill are essential for the system analyst because they interact with the user manager and developer. कौन सी communication and presentation skill आनी चाहिए किसी भी system analyst को, क्योंकि वो मैनेजर से, डेवलपर से और यूजर से इंटरेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंड यूजर के रिक्वायरमेंट समझ ले, क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दे, बेटर कोऑर्डिनेशन रखे, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रखे. ग्रुप डायनेमिक्स क्या है? रेफर टू द इंटरेक्शन and behavior of people working together in a team. In system development, different professions such as system analyst, programmer, database administrator और project manager work as a team. So इसलिए group dynamic हमें पता होना चाहिए, like interaction and behavior of the people working together in a team. एक टीम होती है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो साथ में लेकर काम कर रहे होते हैं, तो हमें ग्रुप डायनेमिक्स का पता होना चाहिए किसको कितना काम देना है और कौन कितना काम कर सकता है,
किस वे में परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, किसके क्या क्या रोल हैं, किसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंप्रूव करता है टीम कोऑर्डिनेशन को, इनहेंस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को और हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड थर्ड के अंदर हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन इसके बारे में पूछा हुआ। इंटरव्यू क्या होता है, एन इंटरव्यू इन्वॉल्व डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द सिस्टम एनालिस्ट एंड द यूजर। राइट। क्वेश्चन रेज क्या होते हैं, क्वेश्चन रेज सेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट टू यूजर, कि भाई इन सबका आंसर दे दे मेरे को। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन द मेथड द एनालिस्ट डिस्कवर ऑब्जर्व हाउ सिस्टम ऑपरेट, ताकि मैं अगर एनालिस्ट हूँ, मैं तुम्हारे पास आया सिस्टम रिक्वायरमेंट लेने के लिए, तो पहले तो मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू लूंगा, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन की एक लिस्ट पकड़ा दूंगा कि भाई इस लिस्ट के सारे क्वेश्चन का मेरे को आंसर लिख के दे दे। थर्ड, मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा कि भाई क्या एक्चुअली तुम बनवाना चाह रहे हो। फोर्थ, मैं डॉक्यूमेंट एनालाइज करूंगा। इन दिस टेक्निक द सिस्टम एनालिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट, फॉर्म, एनुअल रिपोर्ट, इन सबको स्टडी करके पता लगाते हैं कि भाई सिस्टम है क्या एक्चुअली। नाउ अब आ जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट डेवलपमेंट, JAD, स्ट्रक्चर वर्क थ्रू, डिजाइन रिव्यू और कोड रिव्यू। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, इज ए टेक्निक वेयर यूजर, मैनेजर एंड डेवलपर वर्क टुगेदर इन स्ट्रक्चर्ड मीटिंग डिफाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसके कुछ कुछ एडवांटेज हैं, वो तुम पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू क्या होता है, स्ट्रक्चर वॉक थ्रू इज अ रिव्यू टेक्निक वेयर टीम मेंबर एग्जामिन सिस्टम डॉक्यूमेंट और कोड डिटेक्ट एरर। थर्ड क्या होता है, ए डिजाइन रिव्यू इज एन एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम डिजाइन बाय एक्सपर्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ना कोड रिव्यू क्या होता है, कोड रिव्यू क्या होता है, एग्जामिन करता है ऑफ ए प्रोग्राम कोड बाय डेवलपर टू डिटेक्ट मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं कर दी उसने, तो ये चारों जो है रिव्यू करने के लिए हैं तुम्हारे काम को। डिफाइन रिस्क एनालिसिस, भाई किसी काम में मैंने एक जूता बनाने की कंपनी खोली है, मान लो मैंने एक जूता बनाने की कंपनी खोली है, तो मेरे को वो जूता बनाने कंपनी के अंदर रिस्क कितना है। रिस्क, कहीं कोई मेरा जूता नहीं खरीदेगा, कोई मेरा जूता नहीं खरीदेगा, है ना। हु कैन बाय, वेयर आई सेल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहां से मेरे को रिस्क आने की उम्मीद है, तो उनको मैं रिस्क एनालिसिस में डालता हूँ, जहां पे हम पता लगा सकते हैं कि पोटेंशियल रिस्क कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो यही हमारा रिस्क एनालिसिस। टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं, टेक्निकल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क क्या हो सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इनके अंदर बस यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने 15 प्लस पेज कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमने हमारी आधी PDF खत्म कर ली है और वीडियो हुई है 47 मिनट्स की। यानी देखा जाए तो 47 मिनट्स के अंदर हमने अचीव कर ली है हाफ ऑफ अवर PDF। करेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फटाफट से, आगे कंप्लीट करते हैं। 20 पेज के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन द कोहेजन एंड द कपलिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी को डिफाइन करना है और उसके टाइप बताने हैं। देखो कोहिजन और कपलिंग के बीच का डिफरेंस तो 2 मिनट का तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर ए प्रपोज सिस्टम इज प्रैक्टिकली एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम टेक्निकल फिजिबिलिटी करते हैं, ताकि रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज आर अवेलेबल, उस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल भी है, कोई सर्वर है, कोई डोमेन तुमने बाय कर भी रखा है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट है तुम्हारे पास, पैसा है इतने पास। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक करता है कि सिस्टम एक्सेप्ट, जो एम्प्लॉय हैं, जो और लोग हैं, मैनेजर हैं, क्या इस चीज को, क्या इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं। शेड्यूल फिजिबिलिटी क्या होती है, वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ये सारी हैं, और यहाँ पे कोहिजन और कपलिंग के बीच में डिफरेंस आ जाता है। कोहिजन रेफर टू द डिग्री विच एलिमेंट मॉड्यूल बिलोंग्स टुगेदर। देखो कोहिजन और कपलिंग में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। देखो अगर मैं कहूँ कि भाई बात ये है, तुम मेरे पे डिपेंड हो, यू आर डिपेंड ऑन मी, अगर मैं ये वाली लाइन बोलता हूँ और मैं कहता हूँ यू यू आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मी, यानी कि यू आर डिपेंड ऑन मी, यानी कि तुम भाई मेरी PDF भी पढ़ रहे हो, तुम भाई मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तुम पूरा सपोर्ट भी कर रहे हो ताकि मैं और वीडियो ला सकूं, है ना। अगर तुम ये सारा काम कर रहे हो तो भाई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम मेरे पे डिपेंड हो, है ना। इनडायरेक्टली डिपेंड का मतलब क्या है कि भाई तुम लोगों के लिए करो,
आएगा तो भाई हम भी देख लेंगे, वरना हम खुद से तो कर ही लेंगे। तो वही है यहाँ पे कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन क्या करता है, सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील करता है, सिंगल मॉड्यूल के साथ डील करता है। और कपलिंग जैसे कपल्स होते हैं, दो लोगों के जोड़े को हम कपल बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है, इट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल मॉड्यूल्स। हाई कपलिंग मीन्स मॉड्यूल्स आर हाईली डिपेंड ऑन ईच अदर, आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे से चिपटे हुए हैं, बिल्कुल वो हो गया कपलिंग, है ना। कोहेजन क्या होता है, हाई कोहेजन मीन्स मॉड्यूल परफॉर्म वन वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी कि आप खुद में अकेला वन मैन आर्मी खड़ा है लूंडा, है ना, तो वो हो गया हमारे पास कोहेजन। नाउ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, भाई मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है ना। एक्सप्लेन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये भी एसआरएस के अंदर आता है, ये पढ़ा चुका हूँ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन फीचर। लाइक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कोई एक सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भाई हम क्या कर रहे होंगे, बुक्स होंगी, है ना। बोरो करेगा कोई, बोरो करेगा कोई, कोई बोरो करेगा कोई, आके ऑथर होगा, अपने रजिस्ट्री करवाएगा, बुक्स आएंगी, नया स्टॉक्स आएगा, अवेलेबिलिटी चेक होगी, अवेलेबिलिटी चेक होगी, बहुत सारी और चीजें होंगी। मतलब एलएमएस के अंदर ये होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस को कंफ्यूज मत होना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जगह इसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो उन सब के जितने भी रिक्वायरमेंट हमको गैदर करना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता है, कि भाई ये सारी चीजें बनेंगी, इसके क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या फंक्शन बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो चीजें जो उनको वेबसाइट में चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई भाई देखो यार, कोई हैक ना कर ले हमारी वेबसाइट को, यार हमारी वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरी लोड हो जाए, भाई 5 सेकंड से ज्यादा कस्टमर नहीं रुकता। तो ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कि फंक्शनल नहीं है, पर ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। एसआरएस क्या होता है, एसआरएस के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। इसका भी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन करने का काम, उसको मैनेज करने का काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ देखता है प्लान सही से हो रहा है नहीं हो रहा, काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, देखता है, सारी चीजें मॉनिटर करता है, वो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर। डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाए, डाटाबेस को मैनेज करे, डाटाबेस की सिक्योरिटी को देखे, डाटाबेस का बैकअप ले, डाटाबेस की परफॉर्मेंस को देखे, कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है, डाटाबेस सही चल रहा है, क्रैश तो नहीं हो गया, वो सारा काम होता है डाटाबेस डीबीए का। स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, इसके अंदर क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस डिजाइन इज अ ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइनिंग सिस्टम। ये हमारे वाटरफॉल मॉडल और क्या नाम है एचडीएलसी की तरह फेजेस हैं ये। स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन बहुत पुराना मॉडल है, जिसके अंदर हम डीएफडी बनाते थे, ईआरडी बनाते थे, ताकि हमें पता चल सके एक्चुअली सिस्टम है क्या, ठीक है। डाटा मॉडलिंग क्या होता है, डाटा मॉडलिंग के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। डाटा मॉडलिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजिंग डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन ए सिस्टम। यानी कि डाटा एंट्रीज, एंटिटीज क्या होते हैं, टेबल्स, डाटा की टेबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा और डाटा एट्रीब्यूट को हम एक ईआर डायग्राम, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डाटा मॉडलिंग कहलाता था। डीएफडी क्या होता है, डाटा फ्लो डायग्राम होता है, कौन सा डाटा किस फ्लो में जा रहा है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा फ्लो डायग्राम है, उसके सिंबल्स बताने कौन कौन सिंबल यूज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं, प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, प्रोसेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी, प्रोसेस के लिए हमारे पास ऐसा कुछ एक सिंबल होता है। डाटा फ्लो के लिए हमारे पास ऐसा एक एरो होता है, ठीक है। डाटा स्टोर करने के लिए टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। टेबल के लिए एक रेक्टेंगल होता है। लेवल ऑफ डीएफडी 0 1 2 लेवल होते हैं। 0 लेवल के अंदर क्या होता है, इट्स शो इंटायर सिस्टम इन ए सिंगल प्रोसेस और सिंगल एंटिटी, एक ही टेबल में बना दिया। जब 1 लेवल पे गए तो हमने थोड़ा बड़ा किया, उसी सिस्टम को और बड़ा करेंगे तो 2 लेवल डीएफडी हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डीएफडी यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डीएफडी एंड लॉजिकल डी, फिजिकल डीएफडी और लॉजिकल डीएफडी। फिजिकल डीएफडी जो हम फिजिकली, जो हम टच फील कर सकते हैं, टेंजेबल होना चाहिए, है ना। और फिर लॉजिकल डीएफडी के अंदर बस थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए। ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है, जिसके अंदर हम टेबल्स को और बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली शो कर रहे होते हैं।
इज अ कॉन्सेप्ट डाटा मॉडल यूज टू रिप्रेजेंट डाटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा, यानी कि डाटा बेस की जितनी चीजें हैं उनको शो कराने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं। एंटिटी का मतलब होता है टेबल, टेबल को हम दिखाते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में ईआर डायग्राम में। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसके कॉलम्स, ये टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कुछ कॉलम्स होंगे, मैं यहाँ पे कॉलम्स बना रहा हूँ फटाफट से। पहले कॉलम का जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा नेम, दूसरा का होगा ईमेल, तीसरे का, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स एक ओवल शेप होती है, ओवल यानी कि नॉट राउंड, अंडे जैसी शेप होती है ओवल, ठीक है। डायमंड शेप यानी रिलेशनशिप दिखा रहा है, डायमंड शेप यानी कि इस चीज को हम यहाँ पे डायमंड शेप बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ईआर डायग्राम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखे है ईआर डायग्राम का, डायमंड शेप ये रही, रेक्टेंगल ये रहा, है ना, ओवल शेप ये रही। डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल के बीच में बात करनी है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल यूज होता है। डिसीजन ट्री क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ डिसीजन और पॉसिबल आउटकम की जो जो आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन अप्रूवल सिस्टम, यानी कि इनकम अगर सही है उसकी, मान लो 3 लाख से ऊपर है उसकी इनकम, तो लोन अप्रूव हो जाएगा या नहीं होगा, तो लोन अप्रूव हो जाएगा, तो 3 लाख से अगर उसके ऊपर इनकम है ना। इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, गुड होते हैं, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डिसीजन को। डिसीजन टेबल क्या होती है, हम टेबल बनाते हैं जो कि कंडीशंस के बेस पे रहते हैं कि भाई रूल 1 ये है, रूल 2 ये है ना। तो उसके लास्ट में हम लोन अप्रूवल कर देंगे, भाई अप्रूव है या रिजेक्ट। दोनों सेम ही काम करते हैं, बस तरीका अलग है। नाउ राइट, शॉर्ट नोट लिखना है, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें तो हम पढ़ के आ चुके हो पहले से। तो क्लास क्या होती है, क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, कार है ना। कार अलग अलग टाइप की हो सकती है भाई, कोई महिंद्रा की है, कोई किसी की है, कोई टोयोटा है, कोई मार्क जुगर, सॉरी इलोन मस्क वाली है, टेस्ला है, कोई किसी चीज की है, कोई उबर है, कोई कार 10 तरह की हो सकती है। तो क्लास क्या होती है, कार का मतलब हो गया क्लास, यहाँ पे कार जो है वो क्लास है, यानी कि कार 10 तरह की हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट 10 तरीके के हो सकते हैं, और जो यहाँ से निकलेगी इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी मारुति की मतलब थार है क्या नहीं है, वो जो इसके टाइप निकलेंगे ना, वो सारे टाइप इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, है ना। तो इसका एक बेसिक जो नाम होता है वो होगा कार, और इसके जो अलग अलग मॉडल टाइप निकलेंगे वो होगी उसके ऑब्जेक्ट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैनी फॉर्म्स होता है भाई, मैं किसी का भाई भी हूँ, ब्रदर, मैं किसी का बंदा भी हूँ, ठीक है, मैं किसी का हस्बैंड भी हूँ, ये अलग अलग नहीं हुआ ठीक है। और मैं किसी का बेटा भी हूँ, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, तो ई की पर्सन अगर ये सारी चीज रोल और रूल फॉलो करे वो पोलिमोर्फिज्म में आ जाता है। अगर प्रोग्रामिंग में बात करें, सेम नाम का फंक्शन, सेम फंक्शन, सेम नेम, एक्चुअली सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हमारे फंक्शंस, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं, एम ई, मेथड्स बोलते हैं, फंक्शन एन रहेगा, फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स, जिनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही क्लास के अंदर हों। इनहेरिटेंस क्या होता है, अपने बाप के गुण आ जाना। फॉर एग्जांपल टाइगर अगर शिकार कर, नहीं सॉरी, लायन, लायन बोलते हैं, लोयन बोलते हैं, लोयन इफ हंट करता है तो वो अपने आप उसके बेबी टाइगर में, जिसको क्या बोलते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, लोयन बेबी का नाम होता था, सी से नाम होता है शायद, लोयन बेबी इज कोल्ड, क्या होता था भाई, उसमें लिख देना, कमेंट में बता देना मेरे को, मैं कब्स, कब्स सी यू बी है, सी है ना, कब, हाँ सी यू बी, कब बोलते थे। तो अगर लोयन हंट करता है तो भाई कब जो उसका बच्चा होता है वो भी, उसके पास भी गुण आ जाएंगे हंट करने के, तो ये होती है इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन क्या होता है, हम चीजों को डिजाइन करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट समझ के, कि भाई जैसे मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे कार एक ऑब्जेक्ट है,
पर उसके अंदर निकल रही है भाई, महिंद्रा थार भी निकल सकती है, मारुति सुजुकी भी निकल सकती है, 800 वो भी निकल सकती है, स्विफ्ट डिजायर भी निकल सकती है, कार है, कार कोई भी हो सकती है ना। सी पे आते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बीच में डिफरेंस है। वो तुम यहाँ देख सकते हो, ये डीएफडी को यूज करते हैं, ए क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करती है, फोकस किस पे करती है, प्रोसेसेस पे, फोकस किस पे करती है, ऑब्जेक्ट पे, है ना। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे बता रखा है, डिस्क्राइब स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डायनेमिक मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट चेंज ओवर टाइम, ये हम सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस स्टोर इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मोंगोडीबी की फॉर्म में जो है स्टोर करता है। केस टूल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस टूल, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल आर सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये जो टूल्स हैं सॉफ्टवेयर एसडीएलसी के अंदर काम आते हैं, सच एज एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। और केस टूल के अंदर क्या क्या होते हैं, अपर केस टूल होते हैं जो कि सिस्टम डिजाइन और एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। देन आते हैं लोअर केस टूल जो कि कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस के अंदर काम आते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटिंग केस टूल जो कि इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर काम आ रहे होते हैं। Now, what is project scheduling? Explain the importance of project scheduling. Explain Gantt chart and PERT. Project scheduling क्या होती है? Process of planning and organization for project activity by deciding when each task will start, how long it will take, and when it will be complete. मान लो मैंने एक योगा वेबसाइट बनानी है ना, मेरे को वो 6 वीक के अंदर कंप्लीट करनी है। सुनना मेरी बात को। मान लो कि मेरे को एक योगा वेबसाइट बनानी है, योगा वेबसाइट मेरे को यहाँ पे डेवलप करनी है, जो कि मेरे को 6 वीक के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो क्यों करनी है, क्योंकि भाई मेरे को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे से पहले, इंटरनेशनल योगा डे से पहले वो वेबसाइट कंप्लीट करके देनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन मोटिव है ना। तो मैं करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा भाई, मैं हर एक टास्क बना दूंगा बहुत सारे, लाइक लोट ऑफ टास्क। I will make lot of tasks. I should make lot of tasks and divide it in my team, है ना, ताकि वो काम जल्दी हो पाए। और also make a deadline for ईच टास्क, कि भाई ये वाला काम मेरे को 2 दिन में चाहिए या ये वाला काम मेरे को 5 दिन में चाहिए। ऐसे मैं टास्क बना दूंगा, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ताकि टाइम पे काम स्टार्ट हो, साथ हो, और टाइम जल्दी काम फिनिश हो जाए। ठीक है, गैंट चार्ट क्या होता है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड देयर शेड्यूल्स। इसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं। पीईआरटी, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम मैनेज कर पाते हैं टेक्निक टू एनालाइज एंड रिप्रेजेंट टास्क इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। नाउ एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर साइज हमें बताना है, सॉफ्टवेयर साइज कैसे निकलता है, एस्टिमेशन बतानी है हमें, और टेक्निक्स बतानी है, लाइन ऑफ कोड क्या होता है, फंक्शन ऑफ पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, और कोकोम मॉडल क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर साइज एंड cost estimation refer to the process of prediction the effort, time and cost required to develop a software system। मैंने एक वेबसाइट बनाई, तो इस वेबसाइट को बनाने में कितनी मेहनत लगी, मेरा कितना वर्कलोड था, तो उसको तुम मेजर कैसे करोगे भाई, कितनी मेहनत है इसमें मेरी, तो भाई कितना मेरा टाइम गया, कितना मेरा एफर्ट गई, कितने मैंने लाइन लिखी हैं, लाइन ऑफ कोड कितना लिखा है ना, कितने मैंने फंक्शंस बनाए हैं, कितना मैंने इसको डेज दिए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप मेजर करके इसको आप फाइंड कर सकते हो। लाइन ऑफ कोड में बता चुका भाई कितने लाइन ऑफ कोड लिखा है, फंक्शन एनालिसिस पॉइंट में बता चुका कितने ज़्यादा फंक्शन लिखे हैं। कोकोम मॉडल में आ जाते हैं, इज ए मैथमेटिकल मॉडल दैट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एफर्ट। इट कंसीडर फैक्टर एज साइज, प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, और प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट कैसा था। बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट का साइज, प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट टीम, टेक्नोलॉजी यूज और प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें फाइंड करके कोकोम मॉडल उसकी एस्टिमेट कॉस्ट निकाल के देता है। नाउ आई थिंक द लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिसेस, ISO स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल।
तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, मेजर करती है यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, है ना। इसके अंदर एक चारों चीजें आते हैं। आईएसओ क्या होता है, आईएसओ तुमने सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी चीज का। प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए। सीएमएम कैपेबल मैच्योरिटी मॉडल क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज टू एक्सेस एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 5 लेवल होते हैं, अगर ये 5 लेवल अचीव कर लेंगे तो आप इस मॉडल के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी और संक कॉस्ट। देखो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो बनाने में पैसा लगेगा ही लगेगा, जैसे कि वेजेस, भाई 4 वर्कर काम कर रहे हैं किस जूता बनाने की फैक्ट्री के अंदर, तो 4 पर्सन की अगर पर पर्सन की जो इनकम है वो 500 रुपये पर डे की, तो भाई 4 पर्सन की इनकम 2000 रुपये पर डे हम उनको एक्सपेंस दे रहे हैं, वो डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट वो क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, बिजली कितनी यूज, क्या क्या मशीनें चली, कितनी कितनी देर तक चली, वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। या ऑफिस का रेंट वगैरह होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को पता है कि भाई बिजली का बिल आएगा वो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से आएगा, वो मेरे को पता है ना। बिल्डिंग का रेंट है वो मेरे को पता है कि भाई मेरा बिल्डिंग का रेंट इतने जाना है और 5 साल बाद 8 साल बाद इतने इतने परसेंट बढ़ रहा होगा, मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट पता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, भाई रॉ मटेरियल, मैं जितना ज्यादा माल बनवाऊंगा उतनी ज्यादा मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। मेरे को 10,000 जूते बनवाने तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, मेरे को 100 जूते बनवाने तो भाई कम हो जाएगी, मेरे को 10 लाख जूते बनाने एक साथ तो मेरी उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट क्या होते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज व्हेन डिसीजन इज मेड। लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मान लो मेरे को जूता बनाने का मटेरियल मिल रहा है कोई चमड़ा, है ना, पर वो एक जगह महंगा मिल रहा है एक जगह सस्ता मिल रहा है, तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी सस्ता वाला उठा लिया। संक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि मैंने पैसे दे दिए हैं, ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ, अब वो वापस नहीं हो सकते। ठीक है, इसी के साथ भाई पीडीएफ होती है खत्म। आई होप तुम्हें पीडीएफ पसंद आई होगी। और अब मैं तुम्हें थोड़ी 3-4 ज्ञान की बात बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं कितने घंटे की वीडियो, 1 घंटा 7 मिनट, या हमने कंप्लीट कर दी है पूरी पीडीएफ 31 पेज की। और आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया होगा तो प्लीज लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना। कमेंट जरूर करना, थोड़ा हौसला बढ़ता है कि भाई हाँ, जेनुअनली हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ताकि और लोग भी देखें। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो और कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो मेजर चीज पे आते हैं, देखो पूरा का पूरा ये जो वो सब्जेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग में है, पर इसमें कोडिंग का कहीं पे भी नाम नहीं है ना। तुम्हें क्या करना है, लोगों को इस पागल बनाना है, कैसे हम कोई अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनानी है, कैसे हम हमारे डिसीजन, बस कुल मिला के 3 4 5 मॉडल याद करने हैं। और पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो इसी चीज के अराउंड है, कहीं पे भी कोडिंग नहीं घुसा रखी है, कहीं पे कोई टेस्टिंग, कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखवाएंगे, बस तुम्हें मॉडल के नाम, उनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, वो मैं तुम्हें बता चुका। इतना ही पढ़ के जाना है। आई होप तुम्हारा जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा अच्छा जाए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है आप सबके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू, सी या।